अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे प्रेवलेंस की। व्हाट इज़ प्रेवलेंस? प्रेवलेंस किसे कहते हैं? जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एग्जिस्टिंग केसेस हमारे साथ जो होते हैं, पहले से मौजूद हमारे साथ जो केसेस होते हैं, तो उसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेवलेंस कहते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन आपको दी गई है, कहते हैं कि मेजर्स एग्जिस्टिंग केसेस ऑफ अ हेल्थ कंडीशन इज कॉल्ड प्रिवेलेंस। ठीक है, आप किसी कम्युनिटी विजिट करते हैं, वहाँ पर विजिट करने के बाद आप जब वहाँ पर सर्वे करते हैं तो सर्वे से आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ लोग जो है वो पहले से जो है किसी बीमारी में मुब्तला है। ठीक है, जिनके 2 महीने हुए हैं, 5 महीने हुए हैं, 1 साल हुआ है, 2 साल हुए हैं। तो मतलब पहले से लोग जो है बीमारी में मुब्तला है, हेल्थ से रिलेटेड इशू में जो है मुब्तला हुए हैं। ठीक है, उनके साथ जो है हेल्थ से रिलेटेड इशू है। तो इस तरह के हम जो केसेस स्टडी करते हैं तो इसको हम किस में करते हैं? इसको हम प्रेवलेंस में करते हैं। ठीक है, इनहेरेंटली बाइस टूवर्ड इंक्लूजन ऑफ सर्वाइवर्स। ठीक है, प्राइमरी आउटकम ऑफ अ क्रॉस सेक्शन स्टडी। इसी तरह से प्रेवलेंस का जो पहला मकसद होता है हमारा स्टडी करने का, वो यही होता है कि इसको हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्रेवलेंस की टाइप्स की बात करें तो हमारे साथ बेसिक जो टाइप्स है वो दो है। एक हमारे साथ पॉइंट प्रेवलेंस कहलाती है और दूसरा हमारे साथ पीरियड प्रेवलेंस कहलाती है। अब पॉइंट प्रेवलेंस किसे कहते हैं, पीरियड प्रेवलेंस से क्या मुराद है, इस पर हम अब डिटेल के साथ बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको गौर से सुनेंगे तो आपको हर एक चीज़ की समझ आएगी। यहाँ पर अब हम बात करेंगे पॉइंट प्रेवलेंस की। सबसे पहले तो पॉइंट प्रेवलेंस को हमने समझना है कि पॉइंट प्रेवलेंस से क्या मुराद है। डिफिनीशन आपको दी गई है, कहते हैं कि मेजर्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम। ठीक है, आप एक ख़ास टाइम में किसी बीमारी की जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो शिद्दत है, उसकी जो रफ्तार है फैलने की, ठीक है, उसको जब आप मैयर करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम पॉइंट प्रेवलेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप जो ही आप एक पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं, मतलब 5 डेज की आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उन 5 डेज में से आप चाहते हैं कि मैं दूसरे सेकेंड डे की डेटा जो है मालूम करना चाहता हूँ। तो सेकेंड डे के दौरान आपके पास जितने भी केसेस जो है आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, आप उसको मैयर करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम पॉइंट प्रेवलेंस कहेंगे। पॉइंट प्रेवलेंस का फार्मूला अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको दिया गया है P इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एन। पी किसे कहते हैं? पी से मुराद पॉइंट प्रेवलेंस है। ठीक है, सी किसे कहते हैं? सी से मुराद नंबर ऑफ ऑब्जर्व केसेस एट टाइम थी। एक खास टाइम पीरियड पर आपने जितने केसेस को ऑब्जर्व किए हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि एन क्या चीज़ है? एन इज़ द पॉपुलेशन साइज एट टाइम थी। उस ख़ास टाइम पीरियड में आपके पास जितने तादाद में लोग मौजूद होते हैं या जो पॉपुलेशन आपके साथ होती है, उसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से मैंने आपको कहा था कि इसके साथ आप जो है 100% जो है इसको भी आप इसके साथ क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। तो ये आपका पॉइंट प्रेवलेंस का पूरा फार्मूला बन जाता है। ठीक है, इसको अब हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए अंडरस्टैंड करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसकी समझ आ जाएगी आसानी से। यहाँ पर पॉइंट प्रेवलेंस की एग्जांपल आपको दी गई है। पॉइंट प्रेवलेंस की एग्जांपल में कहते हैं कि सपोज देयर आर 150 इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। आपके पास टोटल पॉपुलेशन कितनी दी गई है? टोटल पॉपुलेशन आपके पास जो है 150 दी गई है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन। फिर क्या कहते हैं? ऑन अ सर्टन डेज 15 आर इल विथ फ्लू। फिर आपको कहा गया है कि जब आप इसको स्टडी कर रहे थे तो स्टडी के दौरान कुछ दिनों बाद इसमें से इन 150 लोगों में से 15 लोगों को क्या हुई? 15 लोगों को बीमारी हो गई। ठीक है, 15 लोगों को बीमारी हो गई, बीमारी उनमें जो है डायग्नोस की गई। तो 15 लोग ये आपके पास क्या है? 15 लोग ये आपके पास ऑब्जर्व केसेस है, सी। What is the estimate prevalence for this population?
तो कहते हैं कि इस पॉपुलेशन की एस्टिमेट प्रेवलेंस क्या होगी, ठीक है। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि P इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाय कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है, 100%, ये फार्मूला है आपके पास। तो अब आपने इसमें पुटिंग करनी है। C की जगह आप पुट कर लीजिए 15 और n की जगह आप पुट कर दीजिए 150, जैसे कि आपको नीचे दिया गया है। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, 15 को 150 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.01 आएगा, ठीक है। तो अब इसको जब आप 100 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 10%। सो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो 150 इंडिविजुअल थे, तो इनमें से 10% लोगों में जो है फ्लू जो है वो क्या हुई, वो डायग्नोस हुई। 10% लोग जो है वो डिजीज का शिकार हुए, ठीक है। तो ये आपके पास पॉइंट प्रेवलेंस आ गया। इस तरह से आप लोगों ने जो है इसकी क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है, सही है। बहुत ही सिंपल है, अगर आप इसको थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं प्रेवलेंस की यूज़ की तरफ के प्रेवलेंस को हम किन किन चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं और किन किन चीज़ों में ये हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। सो यहाँ पर यूजफुल फॉर व्हाट प्रेवलेंस इज यूज फॉर असेसिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन की जो हेल्थ स्टेटस है उसको जानने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप प्रेवलेंस को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जब आप किसी कम्युनिटी जाते हैं तो कम्युनिटी जाने के बाद वहाँ जब आप सर्वे करते हैं तो सर्वे से आपको पता चलता है कि लोग सेहतमंद है या नहीं। अगर ज़्यादा लोग हेल्दी होंगे तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर जो हेल्थ कंडीशन है वो क्या है, अच्छी है। अगर ज़्यादा लोग जो है वो डिजीज़ का शिकार हुए हैं तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ की जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या है, अच्छी नहीं है। तो इस वजह से प्रेवलेंस के ज़रिए हम किसी भी पॉपुलेशन की जो हेल्थ स्टेटस है उसको हम क्या कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से प्लानिंग हेल्थ सर्विसेज, प्रेवलेंस के ज़रिए हम हेल्थ सर्विसेज के लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं। किसी भी कम्युनिटी में किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी हेल्थ से रिलेटेड सर्विस की ज़रूरत हो, ठीक है, या वहाँ पर कमी हो किसी हेल्थ से रिलेटेड सर्विस की, तो उसके लिए हम प्रेवलेंस के ज़रिए प्लानिंग करके उन सर्विसेज को वहाँ तक जो है एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफन द ओनली मेजर पॉसिबल विद क्रॉनिक डिजीज़ वेयर इंसिडेंट केसेस कैन नॉट बी इजीली डिटेक्टेड, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी तीसरी इम्पोर्टेंट पार्ट है, बात है, वो ये है कि प्रिवेलेंस के ज़रिए जो है हम सिर्फ क्रॉनिक डिजीज़ को क्या कर सकते हैं, उसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, और जितने भी न्यू केसेस आते हैं, इंसिडेंट केसेस होते हैं, तो उसको हम प्रेवलेंस के ज़रिए आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि प्रेवलेंस का बुनियादी मतलब ही ये है कि वो बीमारियां जो कि पहले से मौजूद हो, जिसका बहुत ज़्यादा अरसा हो चुका हो। सो क्रॉनिक डिजीज़ यूजुअली वो डिजीज़ होते हैं जो कि 6 माह से ज़्यादा अरसा उसका हो चुका हो, तो उसको हम क्रॉनिक डिजीज़ कहते हैं। जबकि एक्यूट डिजीज़ से मुराद ये है कि वो बीमारियां जिनका जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ से 6 मंथ से जो है कम हो, ठीक है, कम टाइम पर मुश्तमिल हो, तो उसको हम एक्यूट डिजीज़ कहते हैं। तो एक्यूट डिजीज़ जो है हम प्रेवलेंस में उसको स्टडी नहीं कर सकते, नॉट यूजफुल। अब प्रेवलेंस जो है किन किन चीज़ों के लिए फ़ायदा मंद नहीं है, किन किन चीज़ों के लिए जो है इससे हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। आइडेंटिफाइंग रिस्क फैक्टर्स, इसके ज़रिए जो है हम रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मेक्स नो सेंस फॉर कंडीशन दैट आर एक्यूट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन, वही बात है कि अगर एक्यूट डिजीज़ हो या शॉर्ट ड्यूरेशन पर मुश्तमिल हमारे पास डिजीज़ हो, जैसे कि डायरिया हो गई, तो इसके लिए फिर प्रेवलेंस जो है ये फ़ायदा मंद नहीं है, ठीक है। प्रेवलेंस से जो है फिर हमें ऐसी कंडीशन में फ़ायदा नहीं पहुंच सकता, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं पीरियड प्रेवलेंस की तरफ। पीरियड प्रेवलेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज पीरियड प्रेवलेंस। पीरियड प्रेवलेंस से मुराद ये है कि एक ख़ास टाइम पीरियड जो आपके पास होता है, जिसके दौरान आप क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, स्टडी करते हैं। तो इस स्टडी के दौरान आपके पास जितने भी एग्जिस्टिंग केसेस होते हैं, ठीक है,
उसको आप मैयर करते हैं, और इसके साथ साथ आपके पास जितने भी न्यू केसेस आते हैं, इंसिडेंस केसेस आते हैं, तो उसको भी आप क्या करते हैं, इसमें आप मैयर करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पीरियड प्रेवलेंस कहते हैं। सो पीरियड प्रेवलेंस का जो फार्मूला है ये भी आपको याद रखना चाहिए, इंतहाई सिंपल फार्मूले आपको दिए गए हैं। सो इसको जो है आप लोगों ने प्रैक्टिस करके इसको याद करनी है, ठीक है। P stand for period and P stand for prevalence. So period prevalence is equal to observed cases plus new cases divided by total population, ठीक है। सो ये आपके पास क्या आ जाता है, ये आपके पास फार्मूला आ जाता है पीरियड प्रेवलेंस का, ठीक है। सो सी किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, सी इज द नंबर ऑफ प्रेवलेंट केसेस एट द बिगनिंग ऑफ द टाइम पीरियड। जब आपकी स्टडी स्टार्ट हुई तो स्टडी के स्टार्ट में आपके पास जो एग्जिस्टिंग केसेस थे, तो जितनी तादाद में आपके पास वो केसेस थे उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ इंसिडेंट केसेस दे डेवलप ड्यूरिंग द पीरियड, और उस पीरियड के दौरान फिर जितने नए केसेस आपको रिपोर्ट होते रहे तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि n इज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन फॉर दिस सेम टाइम पीरियड, जबकि n जो है ये आपके पास टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, जो कि उस टाइम पीरियड आपके पास थी। तो ये आपका फार्मूला है, आप लोगों ने बिल्कुल इसको इसी तरह से समझना है और याद करना है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर आपको आसानी होगी समझने में भी और इसके ज़रिए किसी भी किस्म के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, तो एग्जाम्पल्स के ज़रिए जो है आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं आसानी से। इसमें आपको पॉइंट प्रेवलेंस मालूम करना है, पॉइंट प्रेवलेंस एट टाइम टू मालूम करना है, और पीरियड प्रेवलेंस आपने जो है इसमें मालूम करना है, ठीक है। सो अगर आप देखें तो ये ज़ीरो जो है या ओ जो है इससे मुराद डिजीज़ की शुरुआत है, आर मीन रिकवरी है, डी मीन डेथ है, और एम मीन है माइग्रेशन। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी प्रिविलेंस को क्या करती है, इफ़ेक्ट करती है। सो ये आपके लिए मैंने एक असाइनमेंट दिया है, आप लोगों ने खुद ही इसको देखना है, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, और इससे पॉइंट प्रिविलेंस पीरियड प्रिविलेंस जो है आप लोगों ने क्या करना है वो मालूम करना है, और उसकी कैलकुलेशन फिर करनी है, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं फिर मजीद कहते हैं कि व्हाट इम्पैक्ट्स प्रेवलेंस एस्टिमेशन, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रेवलेंस की जो एस्टिमेशन है या आपकी जो प्रेवलेंस है उसको क्या करती है, मुतासिर करती है। तो इसमें आपके तमाम नए केसेस जो कि आपकी स्टडी के दौरान आते हैं, ठीक है, एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान आते हैं, तो वो भी आपकी प्रेवलेंस को क्या करती है, मुतासिर कर सकती है। इन माइग्रेशन मतलब उस कम्युनिटी में नए लोग आते हैं और वो मुतासिर होते हैं या वो हेल्दी हो, ठीक है, तो इससे आपकी प्रेवलेंस जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। अगर किसी बंदे की जो है उस कम्युनिटी में जल्दी डेथ हो जाए, या कोई बंदा जो है ज़्यादा लोग जो है वो क्यूर हो जाए, मतलब रिकवर कर जाए, या उस एरिया से चले जाए, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, आपकी प्रेवलेंस को इफ़ेक्ट करती है, उसको मुतासिर करती है। यहाँ पर फिर आपको मज़ीद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो हाईलाइट किया गया है। कहते हैं कि व्हाट फैक्टर्स कैन इंक्रीज प्रेवलेंस, वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रेवलेंस को क्या करती है, उसको इंक्रीज करती है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास लॉन्गर ड्यूरेशन है। लॉन्गर ड्यूरेशन से मुराद ये है कि आप जिस कम्युनिटी को स्टडी कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी को आप जो है उस पर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो उस कम्युनिटी में मौजूद जो लोग होते हैं उनकी बीमारी अगर बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम पर मुश्तमिल हो, तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर पहले से बीमारियाँ बहुत ज़्यादा मौजूद है और उसका टाइम पीरियड भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एक बीमारी उस कम्युनिटी में मौजूद रहे तो इससे आपकी प्रेवलेंस क्या होगी, मुतासिर होगी। इसके अलावा प्रोलोंगेशन ऑफ लाइफ विदाउट क्यूर, अब एक बंदा जो है वो बीमार है और उस बीमारी के साथ जो है वो पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो है गुजार ली है, ठीक है, या गुजार रहे हैं, तो इससे भी आपकी जो प्रेवलेंस है उसमें क्या आएगी, इंक्रीज आएंगी। इसकी एग्जांपल में आप डायबिटीज़ को देख के, डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं
उन वो कभी भी जो है ठीक नहीं होते, ठीक है, बल्कि उनकी ये डायबिटीज़ जो है ये इनके साथ पूरी लाइफ रहती है, ठीक है। इसी तरह से अगर इंसिडेंट नए केसेस बार बार जो है वो आते हैं, लोग जो है बीमारी की जद में आते हैं, तो नए केसेस के आने की वजह से भी प्रेवलेंस जो है मुतासर होगी। इसी तरह से इन माइग्रेशन ऑफ केसेस, मतलब जो बीमार लोग हैं वो उस कम्युनिटी में जो है माइग्रेट कर रहे हैं, उस कम्युनिटी में जो है वो बस रहे हैं, तो इससे जो मोर्बिडिटी रेट है वो इंक्रीज होगी, जिससे प्रेवलेंस जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आउट माइग्रेशन ऑफ हेल्दी पीपल, उस कम्युनिटी से अगर हेल्दी लोग जो सेहतमंद लोग हैं वो चले जाए, माइग्रेट कर जाए, हिजरत कर जाए, तो पीछे जो है सारे बीमार लोग रह जाते हैं, तो इससे प्रेवलेंस क्या होगी, इफेक्ट होगी, इंक्रीज होगी। इन माइग्रेशन ऑफ ससेप्टेबल पीपल, इसके अलावा आपके पास वो लोग जो कि जिनमें बीमारी के काज होने का खदशा हो और वो जो है उस कम्युनिटी में आ जाए, माइग्रेट कर जाए, वहाँ पर रहने लग जाए, तो इससे भी प्रेवलेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसके अलावा अगर डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग टेस्ट जो है इफ़ेक्टिवली की जाए, तो इससे फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में बीमारी की तशख़ीस होगी, जिसकी वजह से प्रेवलेंस रेट जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी प्रेवलेंस जो है ये क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। इसी तरह से आप कहते हैं कि व्हाट फैक्टर्स कैन डिक्रीज प्रेवलेंस, वो कौन से फैक्टर्स है जो कि प्रेवलेंस को डिक्रीज कर सकती है। तो इसमें पहले नंबर पर शॉर्टर ड्यूरेशन है। अगर एक बीमारी जो है, लोग बीमार है लेकिन उनका टाइम पीरियड जो है वो शॉर्ट है, बहुत कम अरसे के लिए लोग जो है वो बीमार हुए हैं और उनकी जो है रिकवरी जल्दी हो रही है, तो इससे प्रेवलेंस में डिक्रीज आएगी। इसके साथ साथ हाई केस फर्टिलिटी, हाई केस फर्टिलिटी से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा तादाद में बीमार लोग जो है वो मर रहे हैं, तो मतलब ये है बीमार लोगों की तादाद में कमी आ रही है, तो इससे प्रेवलेंस डिक्रीज होगी। इसके साथ साथ नए केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम तादाद में रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि लोग जो है बीमारी से बच रहे हैं, लोग बीमारी से अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हैं, तो इससे प्रेवलेंस में कमी आएगी। इन माइग्रेशन ऑफ हेल्दी पीपल, उस कम्युनिटी में सेहतमंद लोग जो है वो माइग्रेट हो रहे हैं, वहाँ पर बस रहे हैं, जिसकी वजह से सेहतमंद लोगों की तादाद जो है वो बढ़ रही है और बीमार लोगों की तादाद जो है वो कम हो रही है, तो इससे प्रेवलेंस क्या होगी, इससे प्रेवलेंस में डिक्रीज आएगी। इसके अलावा आउट माइग्रेशन ऑफ केसेस, मतलब जो बीमार लोग हैं वो वहाँ से जो है जा रहे हैं, ठीक है, तो पीछे जो है हेल्दी लोग जो है बच जाते हैं, तो इससे प्रेवलेंस रेट डिक्रीज होगी। इसके अलावा इम्प्रूव क्यूर रेट, लोगों की सेहत जो है वो जल्दी जो है बहाल हो रही है, लोग जो है जल्दी से रिकवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो डिजीज केसेस है उसमें कमी आ रही है, तो इसकी वजह से प्रेवलेंस में क्या आएगी, डिक्रीज आएगी। तो ये वो फैक्टर है जो कि आपकी प्रेवलेंस को क्या करती है, डिक्रीज करती है, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें कहते हैं कि पर्सन ईयर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन 10 ईयर्स हार्ट डिजीज रिसर्च प्रोजेक्ट, यहाँ पर आपको टोटल पॉपुलेशन कितनी दी गई है, टोटल पॉपुलेशन आपको 50 पॉपुलेशन दी गई है, ठीक है। अब कहते हैं आपको कि हर एक पॉपुलेशन, मिसाल के तौर पर यहाँ पर 30 पॉपुलेशन है, ठीक है, 50 पॉपुलेशन में से 30 लोगों को मिसाल के तौर पर क्या हुई, डिजीज़ हो गई, ठीक है, हार्ट अटैक उनको जो है आया, उनको हार्ट अटैक रिपोर्ट हुआ। तो कहते हैं कि ये स्टडी जो है आप 10 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन आपके पास 50 है, जिसमें से 30 लोगों में जो है हार्ट अटैक का केस जो है वो रिपोर्ट हुआ है, और ये ऑब्जर्वेशन आप 10 ईयर्स के लिए कर रहे थे। तो कहते हैं कि इसकी जो इंसिडेंस डेंसिटी या इंसिडेंस रेट है उसको आइडेंटिफाई करें। तो इंसिडेंस रेट का जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए कि इंसिडेंस रेट इज इक्वल टू, व्हाट इज इक्वल टू इंसिडेंस डिवाइडेड बाय पीटी। पीटी किसे कहते हैं, पी टी मीन, पी स्टैंड फॉर पॉपुलेशन एंड टी स्टैंड फॉर टाइम। सो आपने क्या करना है, आई की जगह आप लोगों ने 30 को पुट कर देना है, ठीक है। इसी तरह से पी की जगह आप लोगों ने 50 को पुट कर देना है, मल्टीप्लाई बाय कितने टाइम पीरियड के लिए हम स्टडी कर रहे हैं, 10 ईयर्स के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो टी की जगह आप क्या कर देंगे, 10 को पुट कर देंगे। अब 50 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 500, ठीक है, क्या आएगा, 500 आएगा आपके पास।
सो आपके पास 500 आ गया। सो 30 डिवाइडेड बाय 500, जब आप इसको क्या करेंगे, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इससे आपके साथ जो आंसर आएगा उसको आपने फिर 100 पर क्या करना है, 100% पर डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है। तो जो आंसर आएगा वो आपके साथ क्या होगा, वो आपके साथ इंसिडेंस डेंसिटी होगी। तो इस तरीके से आप इन सारों पर प्रैक्टिस करके इसकी जो इंसिडेंट डेंसिटी है उसको आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक एग्जांपल दिया गया था समझाने के लिए कि किस तरह से आप इंसिडेंट डेंसिटी को जो है मुख्तलिफ टाइम पीरियड में और मुख्तलिफ डेटा के साथ रिपोर्ट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। रिटर्न इसलिए लिया कि वो 30, क्योंकि वो एक सीरीज में एक दूसरे के आमने सामने, इसलिए मेरे ख्याल में सुना नहीं था। इंसिडेंस रेट किसे कहते हैं? इंसिडेंस रेट मैंने आपको बताया था कि इंसिडेंस रेट का फार्मूला आई डिवाइडेड बाय पी टी। पी किसे कहते हैं? पी मीन्स टोटल पॉपुलेशन एंड टी मीन्स टाइम। ठीक है, तो अब आपके पास जो आई है इंसिडेंस आपके पास 30 हो गया, टोटल पॉपुलेशन आपके पास 50 आ गया। ठीक है, अब इसको हमने लिया है तो इसका टाइम पीरियड हमारे साथ 10 ईयर है। सो 30 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करें, सॉरी 50 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, हमारे साथ जो आंसर आएगा उसी को हम क्या करेंगे, 30 के साथ डिवाइड करेंगे। सो इसके बाद हमारे साथ जो आंसर आएगा तो उसको हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो हमारे साथ क्या होगा, वो हमारा इंसिडेंस रेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि उन्होंने अभी जो एक स्टूडेंट थी, किसने ये बताया मुझे, ये अभी जो मुझे बताया कि पीटी जो है ये इस तरह से होता है, ये कौन थे? मारिए ने। अच्छा जी, मारिया ने। तो हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू मारिया, बिल्कुल इसी तरह से होता है। ठीक है, तो यही प्रोसेस है और इसी प्रोसेस के ज़रिए जो है आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर इसी तरह से अगर आप इस दूसरे को ले तो पॉपुलेशन, दोबारा बताएं जरा। मैंने भी तो वही बताया था आपको कि हमारे पास न्यू केसेस 30 होंगे, जो टोटल पॉपुलेशन होगी वो 50 होगी। हाँ जी हम इसको बिल्कुल, डिवाइड करके 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो फिर आंसर आएगा उसको फिर 100 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारे पास परसेंटेज में फिर उसका आंसर हाँ निकलेगा। जी बिल्कुल यही बात है। इसी तरह से अगर हम क्या करें, 10 को ले, ठीक है, फिर टोटल, जी जी, अभी मेरा सवाल ये है कि आपने 30 ही क्यों चूज किया, मतलब आपने 10 इयर्स के लिए 30 चूज किया, हम यहाँ पे कोई और भी तो रीडिंग ले सकते थे ना। बिल्कुल ले सकते हैं आप, 30 की जगह 10 ले ले। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन आपके साथ कितनी है, 50 है। 50 टोटल पॉपुलेशन है, तो 50 में अगर आपके 10 क्या हो, 10 लोग जो है वो डिजीज़ हो जाए उनको, और इनकी आप कितने टाइम के लिए स्टडी कर रहे हैं, 9 ईयर्स के लिए कर रहे हैं। तो 50 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप नीचे लिख देंगे, ऊपर आपने 10 लिखा हुआ है, 10 को नीचे के साथ डिवाइड करें, उसको फिर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर उससे आपके साथ परसेंटेज में जो आंसर मतलब आएगा, जी जी, मतलब हम ये सीरीज में आपने लिए ना, जैसे आपने लेंथ 10 ली है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 30 लिए हैं, अगर हम हाँ लेंथ 9 लेंगे तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट 10 लेंगे। देखिए यहाँ पर आप ऊपर देखिए नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, ये आपको टोटल पॉपुलेशन दी गई है। ये आपके पास लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन है, मतलब टाइम पीरियड आपको दिया है। अगर 30 लेंगे तो 30 का टाइम पीरियड आपके पास 10 ईयर है। अगर 10 लेते हैं, 10 का टाइम पीरियड आपके पास 9 ईयर है। 7 लेते हैं, 7 का टाइम पीरियड 8 ईयर्स है। ठीक है, इसी तरह जी से, सर, मैं ये हाँ जी बिल्कुल। बस, तो थैंक यू। ओके, गुड, समझ आ रही है ना आप स्टूडेंट्स को? बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं है, और इंशाल्लाह जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी मज़ीद आपको समझ आ जाएगी, मज़ीद ये आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, सर एक दफा आप सिर्फ फार्मूला लिख के दिखा दें इस स्लाइड इसी के ऊपर ही। फार्मूला देके, फार्मूला हाँ हमारे के साथ तो इंसिडेंस रेट, एक इंसिडेंस दफा और रेट क्लियर हो इज गया। इक्वल टू नंबर ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। ठीक है, पी मतलब टोटल पॉपुलेशन एंड टी मतलब टाइम। ठीक है,
तो ये आपके पास फार्मूला है और इसके साथ 100 भी आप लोगों ने क्या करना है, 100% भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास टोटल फार्मूला आ जाता है। इसको आप अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया सर नोट? एक दफा मैं अपनी और करने के लिए आपसे बात करूं कि आई की जगह पे मतलब इंसिडेंस पे हमने 30 ले लिया है, हाँ जी टोटल पॉपुलेशन हमारे पास 50 है, टाइम बिल्कुल गिवन हमारे पास 10 है, बिल्कुल। मतलब 50 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 500 पास जो आएगा। आंसर आएगा, हाँ जी हाँ 500 आ गया। फिर उस आंसर 30 को को, डिवाइड करो 500 के हाँ साथ, जी आपके पास 500, जो आंसर आ गया उसको फिर आप अब 100% के 30 साथ को 500 मल्टी पे डिवाइड करेंगे, 30 को 500 पर डिवाइड करेंगे बिल्कुल। डिवाइड करके तो फिर उसके बाद जो जो आंसर आएगा उसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसको तो 100% के हिसाब से कर लें, हाँ जी ऐसे ही है बिल्कुल ना, बिल्कुल। तो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा फिर हम। ओके जी। अच्छा जी। अगली स्लाइड पे चलें हम, यहाँ पर जो समझ आ- अच्छा जी, पर आपको एक एग्जांपल दिया गया है, वही डेटा आपको दिया गया है। कहते हैं कि आपके पास 44,000 थ्री 44,232 नए केसेस जो है एक्वायर हुए हैं इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम मतलब एड्स के इन द यूनाइटेड स्टेट। द पॉपुलेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट इन 2003 एट रिस्क वाज अप्रोक्सीमेटली, ये क्या है, 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 29 करोड़ 80 लेक्स एंड 9,777। तो ये आपको टोटल पॉपुलेशन दी गई है। तो न्यूमरेटर में आपने क्या करना होगा, न्यू केसेस को लिख देना है ये वाला, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन आपके पास ये है। डिनोमिनेटर ऑलरेडी आपको बताया गया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, ठीक है। सो इसको आपने क्या करना है, इंसिडेंस रेट इसका मालूम करना है। सो 4 इसको जो है आपने इस नीचे वाले के साथ डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा उसको फिर आपने क्या करना है, उसको फिर आपने ये 1 लाख पर डिवाइड करना है, ठीक है। 1 लाख पर डिवाइड करना है। अब ये 1 लाख कैसे आ गया, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 44,000 को आप डिवाइड करें इस नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसमें जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को आपने बिल्कुल इस लास्ट डिजिट के बिल्कुल लास्ट में लाना है। तो जितने पॉइंट आप पीछे लाएंगे, ठीक है, उतने ही आपने 1 के बाद ज़ीरोज़ लगाने हैं। तो जब आप ज़ीरो लगाएंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो इसके साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिर आ जाएगा 15.21 ऑफ 8 पर। अच्छा जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। बस आसान है, मुझे पता है आप लोग जो है माशाल्लाह से काबिल स्टूडेंट्स है। थोड़ी सी जो है आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, जो कि मैं आपको कर रहा हूँ मैंने इंशाल्लाह। ये पूछना है कि ये नॉमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके पॉइंट में हमारे पास आंसर आएगा ना, तो वो जितने आंसर आ पॉइंट्स, रहा है पॉइंट आंसर आ रहा है 0.0015 आंसर आ रहा है, ठीक है। हम्म तो 15 के पीछे जो है ना, वन मतलब सॉरी पॉइंट के आगे जो है ना 3 जीरो है और 15 है। जब हम 15 को तरफ कंटिन्यू करेंगे तो पीछे जाएंगे तो 15 के साथ 1 2 3 4 5, मतलब 15 के पीछे 3 जीरो है, फिर पॉइंट है। तो 15 दो हो गए और 3 जीरो, टोटल 5 हो गए जीरो। तो 5 जीरो 1 लाख होता है, 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई। बिल्कुल यही बात है, माशाल्लाह से आप लोग तो समझ रहे हैं माशाल्लाह से। ये ज़ीरो ये हमारे साथ स्मॉल वैल्यू है 9 से, ठीक है। तो ये 9 जो है ये ख़त्म हो जाएगा और ये 9 की ज़ीरो की जगह यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास फिर 5 to 1 आ जाएगा, 5 to 1, ठीक है। सो 15 to 1 000 आ जाएगा 0.0। सो अब यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 5 मतलब आपने जो है इसको पॉइंट से हटाना होगा। देखिए अगर आप
इसको 1.5 करते तो 1.5 ये हमारे पास बहुत ही स्मॉल वैल्यू पर आ जाती है। हमने पॉपुलेशन को देखना होता है, पॉपुलेशन के मुताबिक ही हमने क्या करना होता है, जी सर, मुझे कैलकुलेशन याद आ होता गया, आपने कहा था कि वो 5 से 15 या 10 के दरमियान डिजिट्स होने है। चाहिए, हाँ 1 जी, बहुत छोटा हाँ जी, डिजिट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी सर, याद पॉपुलेशन, आ गया हाँ बात। तो बिल्कुल ये यही प्रोसेस होता है। तो इसी तरह से, इसी वजह से हम क्या करते हैं, 15.21 करते हैं, ठीक है। इसके किसके दरमियान डिजिट आना चाहिए, बल्कि क्या बोला आपने? सर ने ये कहा था ना कि सर वो 5 से 10 था, रेंज टोटल, या 5 से 50 बिल्कुल थी, मेरे ख्याल में बिल्कुल, 5 से 50 थी। हाँ जी बिल्कुल यही था। क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जांपल है ना, एग्जांपल 2, इसमें जो आंसर आ रहा है ना, ये